आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और आइए अब बात करते हैं, इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कितनी सीटों पर वो खुद अपने आप उतरने की तैयारी में है और कितनी सीटें अपने सहयोगियों से मांगने की फिराक में कांग्रेस पार्टी है। तो खबर यह है कि 291 सीटों पर देश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार स्पष्ट तौर पर अकेले उतारेगी और इसके लिए वो सहयोगियों से उसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। इसमें वो तमाम राज्य भी शामिल हैं जिसमें बीजेपी से उसकी सीधी टक्कर है, जिसमें राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, गुजरात आता है, हिमाचल, उत्तराखंड, इस किस्म के राज्य। इसमें आंध्रा जैसे राज्य भी हैं जहां पर उसकी ताकत भी बहुत कमजोर है, बीजेपी की ताकत भी बहुत कमजोर है और वहां पर जो क्षेत्रीय दल है वहां वो बहुत मजबूत है। तो ऐसे में वहां पर उसको जो है उतरने में, अकेले उतरने में कोई दिक्कत नहीं है गठबंधन की। और 9 राज्य ऐसे हैं गठबंधन वाले राज्य जहां पर उसे सीट शेयरिंग की जरूरत है और ऐसे राज्यों की 85 सीटें वो इंडिया ब्लॉक से मांगेगी। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन दलों के साथ तालमेल के लिए अपना कुछ मानक तय किया है और उसमें यह साफ कर दिया है कि जिन सीटों पर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, वो सीटें गठबंधन के साथियों को नहीं दी जाएंगी और उस पर कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो 291 और जिस पर वो अपने आप उतर रही है, जिस पर उससे सहयोगियों से पूछना नहीं है, और 85 ऐसी सीटें जो वो चाहती है कि सहयोगियों के राज्यों में तालमेल के साथ लड़ी जाएं। कुल मिलाकर 376 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ये लोकसभा चुनाव कम से कम 375 सीटों पर वो लड़ना चाहती है। अब आप जानना चाहते होंगे कि ये 2014-2019 की तुलना में कैसा है, तो बता दें कि दोनों चुनाव की तुलना में ये काफी कम है। 2014 के चुनाव में 450 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। 2019 के चुनाव में भी लगभग 425 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो उससे लगभग 50 सीटों कम पर कांग्रेस पार्टी इस बार अपने कैंडिडेट उतार सकती है। और हम सब जानते हैं कि जितने कम सीटें लड़ेंगे, जीत की संभावनाएं भी उतनी ही कम है। अरविंद केजरीवाल की बात भी आपको बताएंगे। अरविंद केजरीवाल विपश्यना के बाद बाहर आए हैं तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो इंडिया अलायंस के एक मजबूत साथी हैं और जितनी सीटें भी उनको अलायंस के तहत मिलेंगी उतनी सीटों पर वो लड़ेंगे। और उन्होंने लेकिन ये जरूर अपनी एक शिकायत जाहिर की और तंज कसा है कांग्रेस पार्टी पर खासतौर पर और बीजेपी पर भी, कि उनका शब्द था गारंटी, जो लेकर के वो चुनावों में जाते थे और ये शब्द कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों ने चुरा लिया है। लेकिन अब इन्हीं दोनों पार्टियों की आप तालमेल की बात कर लें तो इतना आसान नहीं है कि हम जितनी सीटें मांग रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन में दूसरे साथी उसके लिए राजी भी हो जाएं। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में कैसे इस समझौते पर पहुंचेंगे वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर के 376 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। समीर जी, क्योंकि आपने मुझे एक बार कहा था कि ये 250 के आसपास शायद आंकड़ा रहने वाला है, 250 का कांग्रेस का जी, लेकिन 376 ऐसा लग रहा है कांग्रेस की इच्छा है लड़ने की। नहीं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अगर 376 सीटों का आंकड़ा दिया है तो अभी तो विचार विमर्श के लिए होगा। कांग्रेस भी जानती है कि जितने सीटें लड़ने के लिए सहयोगी दलों से कहेगी, सहयोगी दल उतनी सीटों पे तो मानने को तैयार होंगे नहीं कि कांग्रेस ने 376 सीटों का जिक्र किया है तो सारी 376 सीटें कांग्रेस को दे दो। कांग्रेस इस बात को जानती है कि हम 376 सीटों का अगर आंकड़ा देंगे तो कहीं ना कहीं 275, 300, 350 पर जाकर कहीं मामला बैठ सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को भी एक व्यवहारिक रुख अपनाना पड़ेगा। भले ही कांग्रेस 2014-2019 के चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर लड़ी हो, लेकिन यह भी देखना चाहिए कितने सीटों पे उसकी जमानत जब्ती हुई, कितने सीटों पे वो चौथे और पांचवें नंबर की पार्टी रही है। उसको अपनी राजनीतिक हैसियत, जमीनी स्तर की जो वास्तविकता है उसको वो पहचानना चाहिए। मुझे लग रहा है उसी हिसाब से सीटों की डिमांड करना चाहिए। अगर कांग्रेस ये मानती है कि दिल्ली के अंदर वो दूसरे नंबर पर लोकसभा चुनाव में रही थी और ऐसे में से 7 में से 5 सीटें आम आदमी पार्टी से दिल्ली में दे, तो मुझे लग रहा है कि अव्यवहारिक होगा। किसी भी स्थिति में आम आदमी पार्टी दिल्ली में 7 में से 5 सीटें कांग्रेस को नहीं देगी। और पंजाब, जहां कांग्रेस एक बहुत मजबूत रही है, भले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सबका सुपड़ा साफ किया, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी पंजाब में भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी 8 सीटें पंजाब में कांग्रेस चाहती है। बिल्कुल, लेकिन अब यह स्थिति है कि आम आदमी पार्टी को तो एक ही सीट जीती है जालंधर के उपचुनाव की। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के पास लोकसभा का सांसद सिर्फ एक ही है। तो आम आदमी पार्टी चाहेगी कि लोकसभा में कम से कम उनके 10 से 15 सांसद जाए, तो तभी जा पाएंगे जब दिल्ली और पंजाब में ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। यही 2 सीट क्षेत्र जहां आम आदमी पार्टी को लगता है कि उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। हालांकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत है। समीर जी देखिए, ये पार्टी का असर्ट करने का तरीका मालूम ज्यादा लगता है। अब उसमें अगर 376 सीटें कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें उसने मोटे मोटे वही राज्य छोड़े हैं जहां पर उसके साथी बहुत मजबूत हैं। उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, अखिलेश यादव मजबूत साझेदार हैं, बंगाल छोड़ दिया, बिहार छोड़ दिया 40 सीटों वाला, महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं महाराष्ट्र में कैसे तेवर कांग्रेस दिखा रही है, या तमिलनाडु में स्टालिन के लिए छोड़ दिया। इसके अलावा सारे राज्य वो जो 200 के करीब सीटें जहां बीजेपी के साथ टक्कर होती है, दक्षिण में
केरल में उसका मानना है कि हमें समझौते की जरूरत नहीं क्योंकि वहां पर बीजेपी नहीं है। आंध्रा मैंने आपको बताया वो सारी सीटें लड़ना चाहते हैं, उड़ीसा की वो सारी सीटें लड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि भाई जहां अलायंस का कोई मजबूत साझेदार नहीं है वहां पर कोई सीट शेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है हमें, कोई तालमेल की जरूरत अलायंस के जो साझेदार है वो भी कांग्रेस से यही कह रहे हैं कि जहां पर हम मजबूत नहीं है, जहां पर हमारा अस्तित्व नहीं है, जहां पर आपका सीधे भारतीय जनता पार्टी से झगड़ा होता है, सामने फाइट, डायरेक्ट फाइट होती है, वहां पर आप चुनाव लड़िए। आप क्यों बिहार के अंदर, क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर, आप क्यों झारखंड के अंदर आप ज्यादा स्पेस देख रहे हैं, क्यों आप पंजाब में ज्यादा स्पेस देख रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी आ गई है। मुझे लग रहा है विपक्ष के लोग भी यही कांग्रेस से कहेंगे कि भाई आप मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तराखंड, हिमाचल, इन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट फाइट में रहते हो, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी, वहां कोई तीसरा दल है नहीं, तो हम वहां डायरेक्ट लड़ी, हम जितना सपोर्ट हो सकता है आपको वहां करेंगे प्रचार अभियान में। आप हमारे क्षेत्र में दखल मत दीजिए। बंगाल में ममता बनर्जी कहेगी भाई यहां पर आपकी 2 सीटें हैं, आप 2 सीटें लीजिए, एक हाथ सीटें पर एडजस्टमेंट कर लीजिए जहां आप लेफ्ट को शामिल कर सको। मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष में भी जो जिस राज्य में मजबूत है वो अपना स्पेस छोड़ने को तैयार नहीं हो। उन्हें भी पता है कि उनकी राजनीति उनकी जीती हुई सीटों के ऊपर निर्भर करेगी। अगर वो कांग्रेस को ज्यादा स्पेस देंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ज्यादा स्पेस बनेगा। मुझे लगता है ममता बनर्जी भी चाहेगी कि 42 में से कम सीटें दे, जिससे कम 35 सीटें वो अपने पास रख सके। अखिलेश यादव भी यही चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में लालू, नीतीश भी यही चाहेंगे, हेमंत सोरेन भी झारखंड में यही चाहेंगे, स्टालिन भी तमिलनाडु में यही मांग करेंगे और अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में यही चाहेंगे। जहां जो क्षेत्रीय दल मजबूत है वो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा स्पेस देगा नहीं। उनके पास एक ही विकल्प है कि भाई कांग्रेस से कहने के लिए जो बार बार कह रहे हैं कि आपके पास एक बड़ा क्षेत्र है उत्तर भारत का और दक्षिण का, जहां पर आप खुद लड़ सकते हो बीजेपी के खिलाफ, जहां बीजेपी मजबूत नहीं है, और उत्तर भारत में जहां बीजेपी मजबूत है आप लड़िए, हम जो संसाधन आपको दे सकते देंगे, आप हमारे क्षेत्र में ज्यादा हस्तक्षेप मत कीजिए। लेकिन मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा दिक्कत जो आने वाली है कांग्रेस को वो बंगाल में आएगी। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को सीट शेयरिंग में सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। यहां कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने सहयोगी दलों के साथ कैसे सीटों का एडजस्टमेंट करती है। ठीक है, 450 सीटों पर अगर कांग्रेस उतरने की तैयारी करती है, आपको लग रहा है कि ये व्यवहारिक है राहुल जी? 290 सीटें तो लगता है कि व्यवहारिक है, क्योंकि वो ज्यादातर ऐसे राज्य हैं जिसमें असम है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना या उत्तरांचल वगैरह के। तो वहाँ पर तो ऐसा लगता है कि क्योंकि सीधी सीधी फाइट है मतलब बीजेपी और कांग्रेस या वहाँ के दल और कांग्रेस, तो ये तो व्यवहारिक लगता है। लेकिन दूसरा, जहाँ तक 8 और राज्य जो हैं जिसमें उन्होंने ज़्यादा सीटें मांगनी शुरू की है, जैसे कि मेरे सहयोगी बोल रहे थे कि जिसमें एक पंजाब जैसा राज्य है, महाराष्ट्र जैसा राज्य है या फिर दिल्ली जैसा राज्य है, तो वहाँ पर नेगोशिएशन होगा। जो ये 85 सीटें हैं लगभग जो 8 राज्य हैं इसमें, यहाँ पे जो वो चाहते हैं 85 सीटें, तो वो उसमें नेगोशिएशन जरूर होगा। और शायद ये कांग्रेस समझ रही है, ऐसा नहीं कि वो बिना समझे ये बात कर रही है। उसने 290 सीटें तो उसको क्लियर दिख रही हैं जिस पे वो चुनाव लड़ेंगे ही। 85 सीटें जो ऐसी हैं जिसमें जो है वो क्षेत्रीय दलों से या जो उनका गठबंधन दल है उसके साथ नेगोशिएशन होगा कि आखिर कितनी सीटें। और मुझे लगता है इसमें कम ही होगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो जहाँ पे ये सारे राज्य हैं वहाँ पे क्षेत्रीय दल काफी मजबूत हैं, तो नेगोशिएशन के बाद कम सीटें, जो 85 सीटें नहीं लेकिन कम सीटें उसको मिलेगी। अब हम लोग बिहार की चर्चा कर रहे थे तो उसमें एक बिंदु क्योंकि छूट गया था, लेकिन अब इंडिया अलायंस में हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर नीतीश कुमार को एडजस्ट करना है, जैसे बहुत कुछ लोग रिपोर्ट किया आज मीडिया में बहुत लोगों ने कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की जो है वो तैयारी चल रही है, तो ये कोई इंडिया अलायंस के अंदर आप किसी किस्म का रिकैलिब्रेशन की तरह इसको देखते हैं क्या हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये जिसको कहें कि सीट शेयरिंग से ज़्यादा गंभीर मसला है। सीट शेयरिंग में मुझे कोई बहुत संकट नहीं दिखता। ये आंकड़े भले कोई कहे 376, 350, 300, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि अगर सारी दूसरी पार्टियां उसके पीछे आ जाएंगी तो वो अपने सिंबल पर अपना आंकड़ा 100 की तरफ ले जा सकती है। उसका जो सबसे बड़ा लक्ष्य है इन चुनावों में वो बहुत स्पष्ट है। और ठीक है, पार्टी के लोग सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर उनके रणनीतिकारों से बात कीजिए तो वो कहते हैं कि यही हमारा अभीष्ट है, यही फिलहाल का लक्ष्य है। लेकिन जब नेता के नाम पर बात आएगी तो वहां संकट है। अब लालू प्रसाद यादव क्या सचमुच इतनी तैयारी करा पाएंगे सोनिया गांधी को? और क्या लालू प्रसाद यादव की बात ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल सुनने की स्थिति में हैं? क्योंकि नीतीश कुमार का नाम जब तय होगा तो शायद सबसे ज्यादा यही संकट होने वाला है कि ये नेता क्या उनको मानेंगे। और हम लोग बार बार बात कर रहे हैं और ये सचमुच ये कहते हुए थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन नीतीश जी की जो स्थिति कही जा रही, मन स्थिति कह लीजिए, उनका जो जोश उत्साह है वो कह लीजिए, या जो उनकी स्थिति दिखती है सार्वजनिक कार्यक्रमों में जो दिखती है, उसके बाद क्या उनको संयोजक के तौर पर ये वाले नेता पसंद करेंगे?
तो मुझे लगता है सीट शेयरिंग तो अब धीरे धीरे जहां वो खड़े हैं उनकी सबकी मजबूरी है, वो जहां जाकर एक जगह रुकेंगे। शायद अभी थोड़ा कह रहे हैं कि नहीं हम इतना मांग रहे हैं, अंत में उसी पर आ जाएंगे। जैसे अभी अभी सीजन खत्म हुआ ना, नया साल खत्म हो गया, तो ये पिछला एक हफ्ता 10 दिन वो सेल कर रहा है कि एक पे एक फ्री होता है, तो अंदाजा उसी तरह का इस वक्त चल रहा है। इस वक्त कहा जा रहा है कि अच्छा ठीक है 40 मांगोगे 20 मिल जाएगा, तो कहेंगे चलो ठीक है, एक सीट मांग रहे थे तुमको ये 2 सीट दिया, लेकिन वहां 4 छोड़ देना। इसमें बहुत मुझे संकट नहीं दिया। नेता कौन होगा इसको लेकर गंभीर संकट है, और सबके अपने रिजर्वेशन है, वो कैसे तय कर पाएंगे वो ज्यादा मुश्किल दिखता है। नहीं तो नेता, लेकिन अब वो आए कोई किसी के नाम पर आप मुहर लगा भी देंगे तो वो नेता का रोल क्या है, करेगा क्या वो नेता? नहीं, मुझे लगता है बताने इतनी लम्हार है। नेता का दरअसल बहुत बड़ा रोल है, और इसको कोई मानता नहीं है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखिए जितने सत्ता विरोधी गठजोड़ आज तक बने हैं, हालांकि ये स्थिति एकदम अलग है, यहां उल्टा मसला है कि विपक्षियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सरकार के ऊपर नहीं, लेकिन फिर भी जब गठजोड़ बनता है तो कोई एक व्यक्ति तो होना भाई जिसके पीछे आप खड़े होकर कह सकें चलो इसके ऊपर नहीं है। अब सोनिया जी, राहुल जी जमानत पर हैं, प्रियंका जी का ठीक है सीधे नाम नहीं है लेकिन फिर भी जिक्र हो गया है, अरविंद केजरीवाल ईडी का नोटिस आने वाला है, ममता बनर्जी के मंत्री वो फंसे हुए हैं। आप एक तरह से देखें तो कोई नहीं बचता है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव वो भी घेरे में आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे में अगर एक नेता होता है जिसके ऊपर आप सीधे तौर पर करप्शन और परिवारवाद 2 आरोप नहीं लगा सकते, तो नेता के तौर पर वो बेहतर खड़ा होता है। और मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि तब ये सीट शेयरिंग करके कहें कि अच्छा ठीक है भाई, आज से नीतीश जी हमारे संयोजक हुए और हम इतनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, हर जगह एक साथ रैली करेंगे, हर जगह एक साथ जिसको कहते हैं कि कैंपेन को बहुत अच्छे से चला पाएंगे, तो शायद उसका कुछ परिणाम दिखेगा। देवेंद्र, नए साल में और अब जब चुनाव में 3 महीने से भी कम वक्त बाकी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस इंडिया अलायंस को या कांग्रेस को चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देख रही है? बहुत ज़्यादा नहीं सौरभ, वो कॉन्फिडेंस तो बाकायदा अंदर की बैठकों में दिखता है। बाकी जर्नलिस्ट से बातचीत में, हम लोगों से बातचीत की बात छोड़ दीजिए, अंदर जो उनकी कोर ग्रुप की बैठकें होती हैं वहाँ भी आप देखें और जो प्लानिंग समझ में आती है उससे ये लगता है कि कोई कंसर्न नहीं है, बस ये है कि सीटों को कैसे बढ़ाना है आपको। जैसे कि पहले मैंने सौरभ आपको बताया था कि बिहार के संदर्भ में ही ले लें कि बिहार में कहा जाता है कि हाँ महागठबंधन बड़ी चुनौती देगी बीजेपी गठबंधन को, जो कि देगी भी। उस स्टेट को भी लेकर अमित शाह जब बैठक कर रहे थे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के घर पे, तो वहाँ पर बीजेपी के सांसदों से उन्होंने यही कहा था कि लोकसभा चुनाव तो आप जीत चुके हैं, 2025 का विधानसभा चुनाव कैसे लड़ना है उसके लिए आइडिया दीजिए, उस पर बात कीजिए, और उसके लिए हमें क्या क्या करना है, जनता में किस स्ट्रेटजी के साथ जाना है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं उससे कि जिस राज्य को सभी ये मानकर चल रहे हो कि बिहार और महाराष्ट्र ये दोनों राज्य ज़्यादा कठिन हो सकते हैं बीजेपी के लिहाज से, वहाँ पर अगर ये कॉन्फिडेंस हो तो गठबंधन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को लेकर गठबंधन की तरफ से चुनौती आएगी। वो बीजेपी को भरोसा है कि बहुत आसानी के साथ उसको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है वो अंतिम दिन तक एक एक वोट बढ़ाने के लिए और अपना ही रिकॉर्ड बनाने के लिए, जैसा कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हमें ये रिकॉर्ड ऐसा बनाना है इस बार 2024 के चुनाव में, और उसके हिसाब से सब कुछ अनुकूल माहौल है। वो रिकॉर्ड हम खुद भी जब हमें उसे तोड़ना हो तो हमारे लिए चुनौती हो, हमारे लिए मुश्किल हो, ऐसा रिकॉर्ड इस बार बनाना है। उससे आप कॉन्फिडेंस समझ सकते हैं कम से कम कि बीजेपी के अंदर खाने भी किस लेवल पर निश्चिंतता है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। बिहार की तो आपने बात की, महाराष्ट्र का भी आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र को लेकर के भी उतने ही कॉन्फिडेंस है। महाराष्ट्र में भी वही कॉन्फिडेंस नजर आता है, और उसमें सीट शेयरिंग जो कि आमतौर पर हम लोग देखें तो समझ में आएगा कि क्योंकि 3-3 दल अब साथ रहेंगे तो वहाँ पर मुश्किल हालात हो सकते हैं, लेकिन अंदर खाने सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई चिंता नजर नहीं आई। जब सहयोगी दलों के नेताओं से हमने पूछा था तो उनका भी ये कहना था कि गृहमंत्री अमित शाह जी जो तय कर देंगे हम लोग उस पर बहुत आसानी से लड़ लेंगे, क्योंकि अलग अलग पॉकेट की पार्टियां हैं वहाँ पे, जो एनसीपी की अगर खासतौर पे एनसीपी के संदर्भ में बात कर ले तो वहाँ पर सीट शेयरिंग को कोई बहुत बड़ी चुनौती वो लोग नहीं मान रहे हैं। और जब आप लीडरशिप को लेकर निश्चिंत हैं तो वैसे ही आप जब टेबल पर बैठते हैं तो आपकी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा बार्गेन वाली होती नहीं है। प्रधानमंत्री के तौर पर सबको पता है कि वोट आपको उनके चेहरे पर ही मिलना है। रणनीतिकार के तौर पे गृहमंत्री अमित शाह का नेतृत्व तो सबको ही स्वीकारता है, सहयोगी दल भी, तो वहां पर ये सीट शेयरिंग वगैरह भी महाराष्ट्र में भी कोई अड़चन नजर नहीं आ रहा है। तो मतलब अलायंस में जाते, अलायंस की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जितनी सहज दिखाई देती है, या भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो बीजेपी की लीडरशिप में उनको कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, तो उसका बिल्कुल उलट आपको इंडिया अलायंस में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां भी सीट शेयरिंग की बातें भर शुरू हुई हैं और उसमें भी आपको एक दूसरे के लिए क्या क्या तंज और क्या क्या बातें सुनने को मिल रही है। तो एक अलायंस, इंडिया अलायंस दिखाई देता है जो अभी बहुत एट होम दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी ओर
एनडीए दिखाई दे रहा है जहां कोई संकट फिलहाल खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए बिल्कुल एनडीए तो पहले भी देखिए उसमें सबसे बड़ा दल तो बीजेपी है, तो बीजेपी अगर सहज है तो वो तो ये भी कोशिश कर रही है कि उड़ीसा में बीजेडी के साथ उनका कुछ अलायंस हो जाए, उसके अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो अलग अलग चीज़ें जो है बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी का इस वक्त गोल है, पहले भी मैंने कहा है कि उनको जो जादुई आंकड़ा है 272 का, वो तो मुश्किल लगता ही नहीं है। उनको ये लगता है कि उससे ज़्यादा ही सीटें उनको मिलेगी। उनका जो, जैसे देवेंद्र कहते हैं कि उनका लक्ष्य जो है 400 से ज़्यादा जो उनको सीटें लेनी है, उसका लक्ष्य वो कैसे प्राप्त करेंगे या कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, ये उनके बीच में मंथन चल रहा है। और ऐसे में बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये उड़ीसा, ये सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उनका जो सोच है या उनका जो रणनीति है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कि यहाँ पे अब किस तरह से ज़्यादा सीटें बढ़ाई जाए। और अभी राम मंदिर का तो जो 22 जनवरी तो अभी आना है, यानी राम मंदिर के इमोशनल मुद्दे को पीक पर पहुंचना अभी कभी इसमें कई दिन है, और तब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि गैप कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए में। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो एक ऐसी चीज है जिसका अनुमान अभी कोई नहीं लगा पा रहा है। और चूंकि अभियान के तौर पर जिस तरह से ये चल रहा है, ये जिसको कई बार लोग कहते हैं ना कि समझ में नहीं आता कि संघ परिवार काम कैसे करता है, तो इस वक्त भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक तो सरकार और नरेंद्र मोदी का चेहरा, यानी सरकार के काम करने का तरीका और नरेंद्र मोदी का चेहरा, वो इतना जबरदस्त है। जैसे हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे कि वो गए थे वहां उस दिन अयोध्या, और वहां पर उन्होंने जो अपना एक 10 करोड़वां लाभार्थी था उसको खोज के उसके घर चले गए। हालांकि उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि अच्छा है, प्रधानमंत्री जी ऐसे जाते हैं तो बड़ी तेजी में वो जो सचिव महोदय थे वो लेके पहुंच गया आयुष्मान कार्ड भी उन लोगों के घर का, तो मतलब स्कीम 4-5 थी, 6वीं भी उसको मिल गई। तो एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री का ये जो एक अलग तरीके का एक काम करने का तरीका है वो तो अद्भुत तरीके से काम करता है। लेकिन इसको जरा समझना चाहिए, 500 वर्षों का एक ऐसा जो हिंदुओं के स्वाभिमान को कमजोर करता था, उसको लेकर समाज में जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जा रहा है, जिस तरह से ये पूरे 1 महीने का आयोजन कार्यक्रम चल रहा है, देश भर के 1 लाख से अधिक मंदिरों में और करीब करीब लगभग हर दूसरे मोहल्ले में, दूसरा मोहल्ला मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप मोहल्लों की संख्या गिनेंगे तो उसके लिहाज से आपके गांव, आपके शहर, आपकी तालुका, तो उसके लिहाज से मैं बात कर रहा हूं कि आपको कहीं बड़ी स्क्रीन पर वो कार्यक्रम होता हुआ दिखेगा। जो आपके गांव का और शहर का जो मंदिर है वहां उस दिन कार्यक्रम होता हुआ दिखेगा। 2 तरह के कार्यक्रम है, एक तो आपको राजनीतिक तौर पर दिखेगा कि भाजपा के नेता है, जैसे मन की बात सुनते हैं वैसे वो भी सुनेंगे ही सुनेंगे, अपनी तस्वीर डालेंगे। लेकिन एक जो लोग बरसों से बिल्कुल गैर राजनीतिक थे, उनको लग रहा है कि हमारे राम लौट आए हैं, हमारे राम को घर मिल गया। और जो प्रधानमंत्री ने उस दिन भाषण में एक बात कही कि पक्का घर सिर्फ प्रभु श्री राम को नहीं मिला है, पक्का घर उन लोगों को भी मिला है जिनको जो विकास और विरासत का मॉडल है। मुझे लगता है कि इसका परिणाम कहां जाएगा उसका अनुमान लगा पाना किसी राजनीतिक विश्लेषक के बस का नहीं है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर विपक्षी गठजोड़ इस वाले कार्यक्रम पर नहीं जा पाया, नीतीश कुमार उसकी धुरी नहीं बन पाए, तो विपक्षी गठजोड़ के लिए शायद 2024 में अपने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। यह जान सब कोई रहा है, लेकिन हर किसी को लगता है कि राजनीति में उम्मीद बनी होती है, चमत्कार हो जाता है, तो उसी चमत्कार के भरोसे है। नहीं, तो आप जो कह रहे हैं जिसकी अनुमान जिस चीज का नहीं लग पा रहा है, वही 2014 ने सबको चौंकाया था, 2019 ने और चौंकाया था कि 5 साल सरकार चलाने के बाद फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार और नंबर बढ़ गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अब ये जब सब लोग मान रहे हैं कि 272 बहुत मुश्किल कोई बीजेपी के लिए काम नहीं है तीसरे चुनाव में, तब भी आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं चूंकि आज ही आपको पता ही है कि मैं 2 दिन 3 दिन मुंबई रह के आया अभी। आप सोचिए कि जहां पर शिवसेना 20 साल 25 साल से काबिज थी, मैं बीएमसी की बात कर रहा हूं, जहां पर लगता था कि उद्धव ठाकरे से टूटकर एकनाथ शिंदे करेंगे क्या, माना जाता था कि जाएंगे तो बहुत होगा, तो ठाणे का एक छोटा सा हिस्सा है वहां कुछ कर पाएंगे। आप वहां की सड़कों पर देखिए, दृश्य बदला हुआ है। वो शिवसेना के झंडे जरूर हैं, लेकिन आप उनकी जब होर्डिंग्स पर जाते हैं तो वहां एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, किसी किसी होर्डिंग में उनके साथ अजित पवार भी नजर आ रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सबको समझ में आ रहा है। और जो देवेंद्र ने कहा उसको थोड़ा सा और स्पष्टता से समझना चाहिए। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सरकार बना लेगी। हम अगर सद्भाव की मुद्रा में रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा। एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण है,
सद्भाव की मुद्रा में रहे तो अनुप्रिया पटेल, उनके पति, उनके जो कहा उन्होंने वो सब लगभग हो गया। हर तरह से मतलब मंत्री बनाना, एमएलसी बना देना, वो सारे काम होते रहे। उनको पता है कि आगे किस तरह की राजनीति होने वाली है। ये जो छोटे छोटे दल जिसको हम कहते हैं ना, जैसे दोनों चाचा भतीजे लड़ रहे हैं, ये पशुपति पारस और अजित पवार की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में मुझे शरद पवार के घनघोर समर्थक ने कहा कि बारामती सीट से सुप्रिया सुले लड़ेंगी तो चुनाव हारना तय है। अब वो किस आधार पर कह रहा था? उसका ये कहना था कि जिस तरह की राजनीति बदली है और उन सब के मूल में एक बड़ा जो सेंटिमेंटल एडवांसमेंट है वो राम मंदिर है। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कई बड़े बड़े पत्रकार विश्लेषक कहते थे कि अरे हमको दिखा तो था सिलेंडर, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि वो वोट ऐसे ले आएगा। तो ये जो राम मंदिर बन रहा है और उस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है, शायद अगर ये शांति से चल रहा होता तो भी ठीक था। प्रतिक्रिया जो आ रही है, कोई उसको पता नहीं क्या क्या बता दे रहा है, वो प्रतिक्रिया इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अप्रत्याशित परिणाम की ओर ले जा रही है। नहीं, लेकिन आपने जो प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र किया देवेंद्र, अभी जो अयोध्या प्रधानमंत्री गए, लग रहा था कि शायद वो बहुत इमोशनल किस्म का भाषण होगा, भावनापूर्ण भाषण होगा। भावना थी उसमें, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज का वहां पर जिक्र किया, रेलवे का, रेलवे स्टेशन का और एयरपोर्ट का, उसमें ज्यादा उसमें बातें की, विकास की ज्यादा बातें की, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि सच में वो टीजर ही था। और 22 जनवरी आते आते प्रधानमंत्री उसे किस पिच पर लेकर के जाएंगे? बिल्कुल सौरभ, और उन लोगों की तरफ देखें, बीजेपी की तरफ से देखें तो उसमें कंप्लीट बुके है जिसमें हर रंग है। उसमें अगर आपकी सांस्कृतिक विरासत है तो उसमें डेवलपमेंट का मॉडल भी है, मोदी की गारंटी, और सबको मिला करके एक बुके तैयार किया गया। और जिस वोटर के हिसाब से अगर आप समझें कि जिसको जो चाहिए, जैसे आप बहुत अगर गरीब हैं और तो आपके लिए तमाम सारी योजनाएं हैं जिसका फ़ायदा आपने उठाया, उसके चलते आप वोट कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आपके सांस्कृतिक गौरव होना चाहिए था पहले की तुलना में, तो अब से तुलना कर लीजिए पहले की तुलना से अब, और आपके पास इतने सारे मॉडल हैं जो कि एक के बाद एक आप गिना सकते हैं। अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आपके पास जम्मू कश्मीर जैसा मॉडल है जिस पर आप कह सकते हैं कि हाँ, उसके चलते हमें इसे बीजेपी को वोट देना चाहिए। तो जो कुछ भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो सारे काम किए हैं, और इसमें से किसी को भी आप देखें तो ऐसा नहीं समझ में आएगा कि इस मुद्दे को बैक सीट पर छोड़ दिया गया है। जैसे अयोध्या की ही बात कर लें, माफ कीजिएगा, जितनी चर्चा सौरभ अयोध्या के राम मंदिर की हो रही है, उतनी ही चर्चा उसी के पैरेलल अयोध्या के ओवरऑल डेवलपमेंट की भी हो रही है। वहाँ पे उस दिन एयरपोर्ट की भी चर्चा हुई, उस दिन रेलवे की भी चर्चा हुई, बाकी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कैसे कैसे वहाँ पे लेके जाए जा रहे हैं। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉडल। वाराणसी में आपने देखा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब उन्होंने बनाया तो उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी कितने तरीके से बताया गया कि इससे क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, वो सारी चीज़ें आज दिख रही है। आज आप बनारस में किसी होटल वाले से सौरभ बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि महीनों बुकिंग रहती है, और पहले का समय था कि काफ़ी खाली रखना पड़ता था होटल को, और अब तो है कि रूम मिलते नहीं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल जो लेके पीएम मोदी जाते हैं, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ताकत है।